हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। हाफ चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वो पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसको। आज हम पढ़ेंगे द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। ठीक है, ये मोस्टली जितने भी जो मैंने आपको बताया अभी, जितनी भी डायनेस्टी थी ये साउथ से बिलोंग करती थी। पल्लवास और चालुक्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। तो जो पल्लव थे, इनका जो किंगडम था ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था अपनी जो इनकी सिटी थी कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक। तो यहाँ पर ये आप इस तरह देखते हो, ये हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, तो यहाँ पर कांचीपुरम था और यहाँ पर ही कावेरी डेल्टा। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ये किसका रूल था? पल्लवास का रूल था। While that of Chalukyas was centered around the Raichur Dwap between the river Krishna and तुंगभद्रा। अगर हम इसकी बात करें चालुक्यास की, तो यहाँ पर ये जो हमारी तुंगभद्रा रिवर है ये यहाँ से निकलती थी और ये कृष्णा रिवर, इसके जो बीच का जो पार्ट था वो कौन सा था? रायचूर द्वाप था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर चालुक्यास थे। दोनों ही जो डायनेस्टी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी साउथ के लिए। एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। तो जो चालुक्यास की अगर आपसे कोई कैपिटल पूछता है तो क्या थी? एहोल। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। साथ में इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इट डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स। साथ में रिलीजियस सेंटर भी था क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत सारे टेम्पल्स थे। पल्लवास और चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। तो अब दोनों ही किंगडम एकदम पास पास में है, तो क्या करते थे? अब आपस में अटैक करेंगे, एक दूसरे पे रेड करते रहते थे। जैसे कि अब इंडिया और चाइना के बीच में तकरार चलती रहती है या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, तो जो हमेशा जिनके बॉर्डर मिले होते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं। तो ये भी एक दूसरे की जो कैपिटल सिटी होती है उसके ऊपर अटैक करते रहते थे। ठीक है, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन। तो आपको पता होगा, पहले भी बताया था कि जो हर्षवर्धन था उसको भी किसने रोका था? पुलकेशिन ने रोका था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर भी चालुक्य रूलर बहुत ही फेमस था, ये पुलकेशिन सेकेंड। तो ये हमने इसका प्रशस्ति में पढ़ा ही था। कंपोज बाय कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। ठीक है, तो इनका जो पुलकेशिन की भी प्रशस्ति थी, जिसमें पुलकेशिन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, और पुलकेशिन की प्रशस्ति को किसने कंपोज किया था? रवि कीर्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन की जो प्रशस्ति है उसको किसने कंपोज किया था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति उन्हीं के कोर्ट के एक पोइट थे जिन्होंने पुलकेशिन की प्रशस्ति को लिखा था। जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि जो हर्षवर्धन थे उनकी बायोग्राफी को किसने लिखा था? बाना भट्ट ने लिखा था, हर्षचरित्रा के नाम से, संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पुलकेशिन की प्रशस्ति को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने, जो उनके कोर्ट पोइट थे। This tells us about his ancestor who are tracked back through 4 generations from father to son। इस प्रशस्ति में उनके 4 जनरेशन के बारे में बताया हुआ है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो इन्होंने जो ये किंगडम है ये इनके अंकल से लिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेडिशन अलॉन्ग बोथ एंड द ईस्ट कोस्ट। तो ये जो रवि कीर्ति है, इनके हिसाब से कि जो पुलकेशिन था वो हमेशा वेस्ट की साइड भी और ईस्ट की साइड भी, दोनों ही तरफ क्या करता था? अपना एक्सपेडिशन बढ़ाने की कोशिश करता था। बार बार इस साइड भी अटैक करना चाहता है, उस साइड भी अटैक करना चाहता है। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ अ हर्षा, देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम, हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। तो जो ये रवि कीर्ति है, इसने ना एक पोएम भी लिखी थी। जब हर्ष को जो पुलकेशिन था उसने रोका था, उसके बाद इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ शब्दों के साथ एक पोएम लिखी थी कि हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष। इन्होंने कहा कि इस डिफीट के बाद, कौन सी डिफीट के बाद? जो पुलकेशिन ने हर्ष को दी थी जब वो साउथर्न साइड में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है इस डिफीट के बाद जो हर्ष थे, जिनका नाम का मतलब ही खुशी है, तो इस डिफीट के बाद वो कभी खुश रह ही नहीं पाए, वो कभी हर्षित रह ही नहीं पाए। ठीक है, पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवास किंग। तो जो पुलकेशिन थे चालुक्य डायनेस्टी से जो बिलोंग करते थे, इन्होंने बहुत बार पल्लव किंग पर भी अटैक करने की कोशिश करी। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम, बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव। तो हो भी जाता था, विक्ट्री मिल भी जाती थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती थी। अल्टीमेटली बोथ द चालुक्यास एंड द पल्लवास गेव वे टू अ न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड द चोला डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7। और कुछ टाइम बाद फिर जब पल्लवास और चालुक्यास की जगह फिर कौन ले लेते हैं? राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी। ठीक है, जिसे हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेट। तो अब ये इनका जो राजपाट था कैसे चलाते थे? एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रिवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट। तो हर किसी रूलर के लिए सबसे पहले तो लैंड रिवेन्यू इंपॉर्टेंट होता है कि जो ज़मीन से जो भी टैक्स आ रहा है।
एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारा जो इनका जो रेवेन्यू था ये कहाँ से आता था? विलेज, ठीक है। There was some new development as well. King adopted a number of steps to win the support of men who were powerful. अब रूलर्स ने क्या शुरू कर दिया था? इन्होंने जो दूसरे जो किंग थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? कुछ आगे बढ़ के मतलब इन्होंने ऐसे लोगों का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था जो उस समय पावरफुल थे, ठीक है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। अब देखो अकेला किंग तो कुछ नहीं कर सकता, अगर उसे कहीं से बाहर से अटैक होगा तो उसको पहले अपने अंडर ऐसे लोगों को लेना होगा जो वाकई में पावरफुल भी हैं और सोशली इकोनॉमिकली वो उसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए किंग ने ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट करा जो बहुत पावरफुल थे इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। इससे उसकी जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है वो स्ट्रांग होंगे, साथ में उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। कुछ जो पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ठीक है, जैसे कि जो मिनिस्टर वाली जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी कर दी थी कि ठीक है अब जिस काम को फादर कर रहा है उसका सन करेगा, ठीक है। जैसे कि जो पोइट थे हरि सेन वॉज अ महादंड नायका और द चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। अब जो हरि सेन थे वो कौन थे? मैंने आपको बताया ही था कि जो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो रूलर थे वो उनकी कोर्ट पोइट थे, तो उनको एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर की जो पोस्ट थी उससे पहले उनके फादर भी उसी पोस्ट पर थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या हो रही है? हेरिडेटरी हो रही है। Sometime one person held many office. For instance, beside being a महादंडनायका, हरिसेन was a कुमार अमात्य। कभी कभी एक इंसान एक से ज़्यादा ऑफिस को भी कंट्रोल करता था। जैसे कि जो हरिसेन थे वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर तो थे ही, मतलब महादंड नायिका तो थे ही, साथ में वो कुमार अमात्या भी थे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, ठीक है। कौन से? संधि विहारिका। ऐसे ये कौन से मिनिस्टर होते हैं जो वॉर और पीस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? तो मतलब ये अकेले चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे और साथ में वॉर और पीस के भी मिनिस्टर थे। Beside important men probably had a say in a local administration. They include the Nagar, Shreni, Shresthi और a chief banker merchant of a society. साथ में अभी किसको भी ये जो एक तरह का ये सारे जो लोग थे वो भी उस समय एग्जिस्ट करने लगे थे, जिसमें कि चीफ बैंकर, मर्चेंट ऑफ द सिटी, ठीक है ना। तो इन सबको भी ना ये अपने साथ मिला के रखते थे कि कुछ नहीं पता कब पता नहीं इकोनॉमिकली इनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ जाए, तो इनको भी ये मतलब काफ़ी जो इनके बना के रखते थे इन लोगों के साथ भी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है ये वाला कि महादंड नायका ये कौन सी पोस्ट के लिए है? तो ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर के लिए है। फिर है कुमार अमात्या, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था। और संधि विहारिका ये किस लिए यूज़ किया जाता था? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। उसके बाद है कि नगर श्रेष्ठी ये किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे चीफ बैंकर को, ठीक है, चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी। फिर है ये सर्तवाहा, ये कौन होते थे? जो मर्चेंट होते थे, जो लीडर होते थे, कारवा के जो लीडर होते थे उनको बोलते थे सर्तवाहा, ठीक है। उसके बाद है द प्राथमा कुलिका, ठीक है, ये कौन होते थे? ये चीफ क्राफ्टमैन होते थे, तो इनको इस नाम से बोला जाता था। एंड द हेड ऑफ द कयस्थ और अ स्क्राइब, ठीक है। स्क्राइब कौन होते थे? जो मतलब जो चीज़ों को लिखते थे, ठीक है ना, उनको बोलते थे स्क्राइबर्स बोलते थे, जो चीज़ों को लिखते थे। दीज पॉलिसी वर रीजनली effective, but sooner or later some of these powerful men grew and strong enough to set up a independent kingdom. अब राजा ने इन सब के साथ कॉन्टेक्ट तो अच्छे बना लिए, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ, पावरफुल मैन के साथ, ठीक है। ये जो क्राफ्ट पर्सन थे, मतलब ये था कि जो जिसका भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और जिसमें जो हर तरफ से स्ट्रेंथ है जिसकी अच्छी खासी पावरफुल है, उसके साथ इन किंग से रिलेशन तो बना लिए, ठीक है। अब ये हो गए मान लो 3-4 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो गई और ये किंग हो गया, इसने सबके साथ रिलेशन बना लिए। लेकिन जब किंग वीक पड़ जाता था, एक टाइम ऐसा भी तो आता है कि किंग की बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है, ना उसके पास पैसा बचा इन लोगों को देने के लिए, ना कुछ सपोर्ट सिस्टम बचा है देने के लिए, और ये जो थे ये अपने आप में सब बहुत पावरफुल थे, बल्कि अब और पावरफुल हो गए। तो ये क्या करते थे? ये अपने आप को फिर इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे, राजा से इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे, और जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ के खुद ही राजा बन जाया करते थे, ठीक है। कि मतलब इन्होंने अब तक तो ये सब इनके अंडर थे, लेकिन अभी क्या बोलते थे कि हमने अपना अलग ही किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, अब हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग कभी कभी ऐसे भी करते थे। A new kind of army. Like earlier rulers, some of these kings maintain a well-organized army with elephant, chariot, cavalry and a foot soldier. अब जो नई तरह की जो आर्मी आ रही थी, वो जो किंग्स थे वो अब क्या करते थे? अब वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को मेंटेन करके रखते थे, जिसमें कि एलिफेंट्स भी होते थे, उनकी रथ वगैरह भी होती थी, घोड़े भी होते थे, फुट सोल्जर्स भी होते थे, ठीक है ना। मिलिट्री लीडर्स होते थे जो राजा को और जो ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। सम ऑफ दैम रिसीव
रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, बल्कि रेगुलर सैलरीज की जगह इनको ज़मीनें दी जाती थी, ठीक है। दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर अ वॉरफेयर। इनको क्या बोलता था राजा, जो ये बड़े बड़े आदमियों को उससे वो बना के रखता था कि ये ज़मीन है, ये आज से आपकी, इस ज़मीन से को आप किसी से काम करवाओ, चाहे जो करवाओ, इससे फिर आपको क्या करना है, रिवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है ना, और वो फिर आपका, ठीक है। तो और उसके बदले उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, वो जो राजा के लिए सोल्जर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जो अलग अलग टूल्स किसी भी वॉर वगैरह में यूज़ होते हैं वो उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दीज मैन वर नॉन एज समानतास, ठीक है ना। तो ये जो जिस तरह के जो लोग थे जो राजा के लिए ऐसे काम करते थे, ठीक है, उनको बोलते थे समानतास। Whenever the ruler was weak, समानतास tried to become independent। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें लगता था समानतास को कि अब तो राजा बहुत कमज़ोर हो गया, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लिया करते थे, इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे और अपने किंगडम अलग ही बसा लिया करते थे। Assemblies in the southern kingdom, the inscription of the पल्लवास mention a number of local assembly। तो पल्लवास ने अपने इंस्क्रिप्शन में बताया है कि उनके यहाँ पर लोकल असेंबलीज होती रहती थी, ठीक है, जिसमें कि जो सभा होती थी और उस सभा में ज़्यादातर ब्राह्मण्स होते थे या फिर बड़े बड़े जो लैंड ऑनर वगैरह होते थे। जो असेंबली थी, ठीक है, इसमें सब कमेटीज़ होती थी जो काम देखती थी, मतलब अलग अलग सब कमेटी बनाती थी अलग अलग काम के लिए। कोई इरिगेशन का काम देखेगा, कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन हैंडल करेगा, कोई रोड देखेगा कि रोड कहाँ बनवानी है, लोकल टेम्पल्स, ठीक है, तो हर काम के लिए अलग अलग जो सब कमेटी थी वो बना दी जाती थी। उर वॉज अ विलेज, तो विलेज को क्या बोलते थे, उर बोलते थे। असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण। तो ये जो उर थे, ऐसे गाँव को उर बोला जाता था कि जहाँ पर जो लैंड ऑनर्स हैं वो ब्राह्मण नहीं होते थे। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो कमेटी के जो मेंबर हैं ज़्यादातर सभा वगैरह में वो लैंड ऑनर्स होते थे, वो वाले जो ब्राह्मण हैं। लेकिन और ऐसे विलेज थे कि जहाँ पर जो लैंड ऑनर्स है वो ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। जो मर्चेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसको बोलते थे नगरम। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट। इस तरह की जो भी छोटी छोटी असेंबलीज होती थी इनको कौन कंट्रोल करते थे, जो बड़े बड़े रिच और पावरफुल लैंड ऑनर्स होते थे, जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी या फिर बड़े बड़े व्यापारी होते थे। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी। और इस तरह की लोकल असेंबलीज काफ़ी सालों तक चलती भी हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल का क्या हाल चाल थे इस किंगडम में। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट। तो हमें इनके बारे में ज़्यादा जो पता चलता है या तो कोई प्ले वगैरह होता है या किसी प्ले वगैरह में उनका क्या रोल था, तो उससे पता चलता है, वरना ज़्यादातर जो चीज़ें हमें मिलती है उसमें हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन अ किंग्स कोर्ट। तो कालिदास का एक प्ले है जो उन्होंने किंग के कोर्ट में चीज़ें कैसे चलती थी उस बारे में उन्होंने वो जो कालिदास का जो प्ले है वो है। इसमें इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज अ स्पीकिंग संस्कृत। उस प्ले में ऐसा दिखाया गया है कि जो किंग होते थे और जो ब्राह्मण हैं वही क्या बोलते थे, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे, वही संस्कृत लैंग्वेज को बोलते थे। वाइल वुमेन एंड मैन अदर दैन किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृतिक। और राजा और ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जितने भी लोग होते थे, चाहे उसमें आदमी है चाहे औरत है, वो क्या यूज़ करते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये एक लव स्टोरी है, किसकी है, दुष्यंत की और अ यंग वुमेन शकुंतला। तो जो दुष्यंत थे ये किंग थे और एक यंग वुमेन थी शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला की एक लव स्टोरी है जिसको कहा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। और ये किसने लिखी है, ये लिखी है कालिदास ने। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play। तो इस प्ले में हमें एक जो कुछ और भी है, मतलब इस प्ले में हमें एक फिशरमैन के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, कि वो कितना गरीब था, तो उसके बारे में हमें कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसमें देखो ये स्टोरी पढ़ लेते हैं। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। एक फिशरमैन होता है, उसको एक बहुत ही प्रीशियस रिंग मिलती है, ठीक है, which the king had given to शकुंतला but which had been accidentally swallowed by a fish। तो ये जो रिंग होती है जो उस फिशरमैन को मिलती है, ये रिंग वो होती है जो राजा ने शकुंतला को दी होती है। जो दुष्यंत है उसने शकुंतला को दी होती है, लेकिन शकुंतला के हाथ से एक्सीडेंटली वो रिंग निकल जाती है और फिश के उसे निकल लेती है। When he went to the palace with it, the gateman accused him of a theft and the चीफ पुलिस ऑफिसर वर रेदर रूड। तो जब वो जो फिशरमैन होता है, जब उसको वो रिंग मिलती है उस फिश के अंदर से, तो वो उसको लेके कहाँ जाता है, जो राजा का जो गेट होता है महल का, वहाँ पर जाता है। लेकिन जो राजा के जो गेटमैन होते हैं वो उसको उल्टा चोर बताते हैं, ठीक है, और उसको पुलिस वगैरह की धमकी देके उससे बहुत रूड बिहेव करते हैं। द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट द रिवॉर्ड फॉर द फिशरमैन। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि उसके पास वो रिंग है, तो वो उस रिंग को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो फिशरमैन को रिवॉर्ड भी देता है, उसको अवार्ड, उसको मतलब कुछ भी देता होगा।
Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. अब जो ये फिशरमैन, जो ये गेट मैन होते हैं और जो पुलिस वाले एक तरह से जो काम करते थे, पुलिस ऑफिसर्स का काम करते थे उस समय पे, और जो गेट मैन होते हैं वो उस फिशरमैन से क्या बोलते हैं कि राजा तुम्हें जो भी कोई कुछ भी रिवॉर्ड देगा ना, कुछ भी, चाहे कॉइन दे रहा है चाहे कुछ भी दे रहा है, तो मुझसे हमारे साथ शेयर करोगे, ठीक है, तभी हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो इस तरह की वो उसको बातें बोल के फिर भेजते हैं, और जैसे ही वो अपना रिवॉर्ड लेके आता है, जो गेट मैन होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो उसमें से जो भी उसका रिवॉर्ड मिलता है उसमें से उसको आधा आधा बांट लेते हैं, और फिर उसको अपने साथ कहाँ लेके जाते हैं, ड्रिंक करने लेके जाते हैं। तो ये स्टोरी है जो अभिज्ञान शकुंतलम जो प्ले है उसमें से मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को दिखाता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन की जो लाइफ थी उस समय कितनी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट थी। करप्शन था, सीधा सीधा करप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, रिश्वत वगैरह किस तरह से वो ले रहे हैं, तो लाइफ इजी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। एक चाइनीज पिलग्रिम आए थे, फाजियान, नोटिस दैट द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अ अनटचेबल। तो ये फाजियान था, इसने बताया था कि यहाँ पर अनटचेबल्स भी हुआ करते थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनको अछूत कहा जाता था, ठीक है, जो बड़े बड़े हाई कास्ट के जो लोग होते थे वो कुछ लोगों को अनटचेबल्स बोलते थे, ठीक है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लीव ऑन आउटस्कर्ट ऑफ अ सिटी। अगर ये सिटी है तो इस सिटी के बिल्कुल आउटस्कर्ट पे इन जो ये लोग थे इनको ऐसा कहा जाता था कि आपको बिल्कुल शहर के बाहर जाकर रहना है। इफ सच अ वे मैन एंटर इन अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। और अगर उन्हें बाई चांस कभी शहर के अंदर आना भी है, टाउन या मार्केट में आना भी है, यहाँ से इनको यहाँ पर आना है, तो सबसे पहले उनको पहले तो या तो कोई अनाउंसमेंट करानी होती थी कि वो इंसान आ रहा है, जिससे कि जो बाकी उस शहर में जो रहने वाले लोग हैं, है ना, वो पहले से अपनी अपनी जगह पे अपने घरों में चले जाए, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता था, एक पीस ऑफ वुड या फिर कुछ भी चीज़ जो उसको दूसरों से सेपरेट कर सके, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ बांध के आए कि मतलब जब वो चले तो वो चीज़ उनके साथ बजे, और जो पहले से जो इंसान कहीं बैठा हुआ है, जो दूर बैठा हुआ है, उसको पता चल जाए कि हाँ वो जो अनटचेबल है वो आ रहा है, ठीक है। तो जिससे कि कोई उसको टच ना कर पाए, उसे टच करने से बचते थे। तो मतलब यही है कि उसको अछूत मानते थे कि अगर बाई चांस वो उसकी शक्ल देख लेंगे या उसको छू लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, है ना, वो उनका जो धर्म वगैरह है या फिर जो भी वो चीज़ मानते थे वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस समय ऐसे भी लोगों की बहुत ज़्यादा ये बेकार की मानसिकता थी। तो यही था जो उसने, जो फरहान था, उसने अपने अकाउंट्स में लिखा है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखी और उसमें कोई झूठ नहीं, इस तरह की चीज़ें होती भी थी। एंड बाना भट्टा प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ अ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और जो बाना भट्टा है उसने राजा वगैरह की जो आर्मी थी वो सब चीज़ें दिखाई थी। तो इसमें वही कहा है कि आपको जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी लाइफ में जानने के लिए बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर जो भी मिलेगा वो आपको सिर्फ जो किंग्स वगैरह हैं उन्हीं के बारे में मिलेगा। इसमें बताया हुआ तो किंग की आर्मी में कैसे होता था, ये बाना भट्टा ने किंग की आर्मी के बारे में बताया। तो किंग जब ट्रैवल करती थी बहुत बड़े अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके चलती थी, इसमें वेपन्स होते थे, डेली यूज़ के सामान होते थे, तो पोर्ट्स हो गया, पेन हो गया, फर्नीचर, गोल्डन फूड वगैरह हो गया, जिसमें कुछ एनिमल्स भी वो अपने साथ लेके चलते थे, गॉड, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स होती थी, मसाले होते थे, क्योंकि खाना भी तो करना है उन्हें अपना, ठीक है, और कुछ एनिमल्स वगैरह को भी वो लोड कर लिया करते थे अपने साथ। तो ये जो उनकी आर्मी थी इसको एकोमोडेट करने के लिए म्यूजिशियन भी होते थे, बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट। तो अपनी मतलब सारे खाने के साथ साथ जो ऐशो आराम वाली सुविधा थी वो भी वो लोग लेके चलते थे। और जिस भी जगह वो रुकते थे उसके आसपास के जो भी गांव थे, वो जो गांव थे वो उनको चीज़ें प्रोवाइड करती थी, ठीक है, वहाँ रुकने के लिए। वे उनको उनके लिए कोई दही लेकर आ रहा है गिफ्ट में, कोई गुड़ लेकर आ रहा है, कोई फ्लास्क लेकर आ रहा है, कोई फॉडर लेकर आ रहा है, उनके एनिमल्स के लिए चारा वगैरह लेकर आ रहा है। और वो क्या करते थे, राजा से मिलने की कोशिश करते थे और कंप्लेन करते थे, जो भी उनकी याचिकाएं वगैरह होती थी वो उस राजा को बताने की कोशिश करते थे। जब आर्मी वहाँ से उठ के चलती थी, ठीक है, तो जो उनके एलिफेंट वगैरह थे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते थे, बहुत सारे जो घर थे गाँव में वो टूट जाते थे, है ना, मतलब आर्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें बिगड़ चुकी होती थी, ठीक है। तो ये कहा है उसने, जो बाना भट्टा है उन्होंने बताया। अब ये देखिए अरेबिया में क्या हो रहा था। तो अरेबिया क्या है, एक तरह का डेजर्ट ही, हम सबको पता है, ठीक है ना, एक हब है कम्युनिकेशन का जो सेंचुरी से होता आ रहा है, इंडिया के और अरेबिया के बीच में जो लिंक्स है। जो अरब मर्चेंट्स थे वो समुद्री रास्ते के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सी ट्रेड में, इंडिया के और यूरोप के बीच में। आपको पता ही है कि अगर ये इंडिया है तो ये यूरोप है, तो बीच में यहाँ पर पूरा वो अरेबिया वाला पार्टी है, जो जो ये अरब्स थे यही इधर से ये पूरा ट्रेड करते थे, ठीक है ना। तो एक कनेक्शन बन के दिखाई दिए हमेशा से। One who lived in Arabia were the Badayu and the pastoral tribes, depending mainly on a camel and hardly animals that could survive in the desert। तो ज़्यादातर ये लोग उसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं जो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं डेजर्ट वगैरह में, ठीक है, जो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ, तो उनमें ज़्यादातर कैमल्स वगैरह ही होते हैं।
अराउंड 1400 ईयर्स एगो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने वहाँ पर एक नए रिलीजन को स्टार्ट किया था जिसका नाम इस्लाम था अरेबिया में। जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम भी एक तरह का रिलीजन है जो स्ट्रेस डालता है इक्वालिटी पे और यूनिटी पे, ठीक है। द वन सुप्रीम गॉड, और बताता है कि जो अल्लाह है वही एक सुप्रीम गॉड है। तो ये उनकी अपनी धारणाएं थी जो वो अपने जो रिलीजन है उसमें बताते हैं। उनकी जो बहुत ही एक होली बुक है वो कुरान है, ठीक है, इस्लाम की। फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन, फॉर मैन एंड वुमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, फॉर मैन एंड वुमेन हम्बल देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसमें उनकी वही जो उनकी जो कुरान उन्हें बताती है, जो भी जो उनकी होली बुक्स जो बताती है, जो मोहम्मद प्रॉफिट बता कर गए हैं, वो सभी चीज़ें उसमें अच्छे से कंपाइल की गई हैं। विद इन 100 ईयर्स जो इस्लाम था वो बहुत ज़्यादा जो बाकी जगह थी वहाँ पर भी फैल गया था, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका हो गया, स्पेन, ईरान, इंडिया, ठीक है। जो अरब सेलर्स थे हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट, तो बहुत ज़्यादा पहले से ये फैमिलियर थे कोस्टल जो सेटलमेंट थी, जो भी समुद्र से लग के जो भी उस समय सेटलमेंट्स थी सब कॉन्टिनेंट पे, तो उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे क्योंकि ट्रेड चलता रहता था, ठीक है। तो ये एक नया रिलीजन लेकर गए वहाँ पर, जो जो एरिया समुद्र से लग के बने हुए थे, तो वहाँ पर एक नए रिलीजन के साथ ये लोग गए। अरब सोल्जर्स कॉन्क्वायर्ड सिंध एट 1300 ईयर्स एगो, ठीक है। तो जो अरब सोल्जर्स थे उन्होंने सिंध को भी कॉन्क्वायर कर लिया था, पाकिस्तान को, मतलब आज से 1300 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।